नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। केंद्रीय एजेंसियों का नेताओं पर एक्शन, इसको लेकर राजनीति लगातार गरमाई रही। खासतौर से अगर दिल्ली की बात की जाए तो यहां पर जिस तरीके का एक्शन देखने के लिए मिला, जिसको लेकर जो आम आदमी पार्टी थी वो सीधे बीजेपी को कटघरे में खड़ा करती रही कि साहब ये बदले की राजनीति कर रहे हैं, और वहीं बीजेपी की तरफ से कहा गया कि भ्रष्टाचार की सफाई का काम केंद्रीय एजेंसियां कर रही हैं। दिल्ली में इसकी शुरुआत केंद्रीय एजेंसियों ने दिल्ली सरकार में तब स्वास्थ्य मंत्री रहे सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी के साथ की, और उसके बाद तो जैसे लाइन सी लग गई। मनीष सिसोदिया से लेकर संजय सिंह से लेकर खुद अरविंद केजरीवाल तक को जेल की हवा खानी पड़ी। उसके बाद जमानत मिलने का सिलसिला शुरू हुआ और इस क्रम में आखिरकार सत्येंद्र जैन साहब को भी जमानत मिल गई। हमारे साथ यहाँ एबीपी न्यूज पर सत्येंद्र जैन जी इस वक्त मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया एबीपी न्यूज के लिए समय निकालने के लिए। आप मुझे सबसे पहले ये बताइए कि करीब 2.5 साल के आसपास इतने वक्त के बाद आपको जमानत मिली, तो क्या बहुत पेचीदा था आपका मामला कि आपके बाकी साथी वो जल्दी जमानत पर बाहर आ गए, आपको इतना टाइम लग गया? देखिए, मेरे को तो जमानत जब मुझे अरेस्ट किया गया था ना, तभी चार्जशीट फाइल होने के तुरंत बाद मिल गई थी, मिल जाती मतलब। अच्छा। ये देश की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ कि जमानत की सारी कार्रवाई पूरी हो गई, पूरी बहस हो गई। बहस भी 1-1.5 महीने चली थी। जब ऑर्डर आने का टाइम हुआ तो ईडी वालों को जज साहब पे विश्वास नहीं रहा। उनको ये लगा कि वो शायद उनके दबाव में नहीं आएंगे, तो उन्होंने जज ही बदलवा दिए थे। बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप। तो सबको पता है इसमें कि मैं क्या आरोप लगा रहा हूँ, आप चेक कर लीजिएगा। हाँ। उन्होंने जाके उनको जज को बदलवा दिया। हाँ। अब जज बदलवा दिए तो उसके बाद तो फिर लंबी कहानी चलती रही। बीच में क्या हुआ कि मुझे जब मेरा सुप्रीम कोर्ट में केस गया तो उस टाइम तक मेरे को कमर की काफ़ी दिक्कत थी, सर्जरी की आवश्यकता थी। तो मैंने इंटरिम बेल लगाई, तो क्योंकि इंटरिम बेल पे मैं गया बीच में मेडिकल ग्राउंड के ऊपर, और फिर बाद में वहाँ से नहीं हो पाई थी, तो दोबारा से जब मैंने बेल लगाई है, मुझे तो सेशन से ही बेल मिल गई, सबसे नीचे वाली कोर्ट से ही बेल मिल गई, क्योंकि लगभग 2.5 साल के बाद भी कुछ भी नहीं मिला। अब तक तो कुछ हुआ नहीं, अभी तक इंक्वायरी पूरी नहीं हुई। मतलब आप मान के ताज्जुब होगा, इन्होंने जो आपने कहा केंद्रीय एजेंसियाँ सो कॉल्ड, जो जिनको सुप्रीम कोर्ट ने तोता और मैना भी कहा, अभी रिसेंटली जजमेंट में कहा है, 2017 में इन्होंने केस रजिस्टर्ड किया था। 7 साल के बाद अभी तक इनसे जांच पूरी नहीं हुई है, अब जांच कर रहे हैं। और मैं अकेला आदमी ऐसा हूँ, कॉम्प्लिकेटेड कहना ना, केस कैसे कॉम्प्लिकेटेड है। मेरी पूरी चार्जशीट में उन्होंने कहीं लिखा नहीं कि कहाँ से रिश्वत का केस बना रहे हैं। आरोप ही नहीं है कि कहाँ से लिखे थे। नहीं, सत्येंद्र जैन मंत्री बनने से पहले ये थे वो थे। अरे भाई, मंत्री बनने से पहले मैं कुछ भी था, 2-3 कंपनियों के अंदर मैं डायरेक्टर था, मैंने रिजाइन कर दिया। अरे रिजाइन कर दिया तो ख़त्म हुआ। अगर मेरी डेथ हो जाती, मैं मर जाता, तो उनकी चार्जशीट में कोई फ़र्क नहीं होता। उनके लिए वाज और इज और विल में कोई फ़र्क नहीं है, सब कुछ सेम है। फ्यूचर का भी सेम है, पास्ट का भी सेम है। अगर मैं मंत्री था तो भी सेम था, नहीं था तो भी सेम था। अरे भाई, इन्होंने ऊपर मेरा सबसे बड़ा आरोप क्या लगाया, सत्येंद्र जैन ने क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की। अब क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कब होती है? किसी क्राइम को करने के लिए। आपने मर्डर करना है तो उसके लिए कॉन्स्पिरेसी करेंगे ना। और मर्डर ऐसे आदमी का करना हो जो पैदा ही नहीं हुआ, तो किसी की शादी भी नहीं, उनके बच्चों के मर्डर की कॉन्स्पिरेसी कर ली। भाई, आम आदमी पार्टी बनी नहीं, कहते 2010 में कॉन्स्पिरेसी की थी। तब तक तो आम आदमी पार्टी भी नहीं थी, आंदोलन भी स्टार्ट नहीं हुआ था, सरकार तो बनने का सवाल ही नहीं था। कहते 2000 में कॉन्स्पिरेसी कर ली थी कि सत्येंद्र जैन 2015 में मंत्री बनेगा, तब जाके गड़बड़ करेगा। तो देखो, जिसकी चलती है ना वो चला रहा है, जिसकी चलती है वो चला रहा है, और धक्के से। ठीक है। और आपने तैयारी पूरी कर ली कि जनता के बीच जब जाना है तो क्या क्या कहना है। देखिए, मामला अदालत में, अभी मामला तो अदालत ने रफा दफा किया नहीं है, खारिज किया नहीं है, तो मेरिट पर हम इसकी बात नहीं करेंगे। लेकिन आप मुझे बताइए, आपके जितने साथी बाहर निकल कर आए, उनसे हम जब पत्रकार मिलते हैं तो उनसे पूछते हैं, साहब क्या किया आपने? संजय सिंह साहब, सबसे पहले उन्हीं को जमानत मिली थी, बता रहे थे किस तरीके से उन्होंने किताबें पढ़ी, उन्हें अपने आप को जानने का समय मिला। अब आपसे तो ये सवाल भी नहीं बनता सर, क्योंकि आपका तो वो वीडियो सामने आ गया, आपने तो अच्छे से मसाज भी करवाई, आपने तो फल फ्रूट खूब खाए सर। थोड़ा दुखद है, आप थोड़ा डिटेल में जाने के बाद में जाना चाहिए। अगर देखो, बीजेपी कुछ भी कह रही है, एज ए पार्टी वो कह रही है, आपको एक पार्टी का व्यू को ना ऑफिशियल व्यू या अपना व्यू नहीं बनाना चाहिए। पर वो तो वीडियो सारे आए, वीडियो, और मेरे अलावा क्यों नहीं आया किसी का? उसमें तो जेल में तो क्रिमिनल्स बहुत सारे हैं, किसी क्रिमिनल की आई आज तक? जेल की वीडियो का बाहर आने का मतलब कितना बड़ा ब्रीच है, आप समझ सकते हैं कि इसने किया। कोई बड़ा ही आदमी होगा ना, कौन करेगा? और मैं करूँगा नहीं,
आप समझो मैं कैसे करूँगा, मेरे तो खिलाफ है ना। तो इसके पीछे क्या साजिश थी? उसको छोड़ दीजिए, आपको पता है, सबको पता है क्या साजिश है। अब मैं सुनना चाहते हैं ना। अरे भाई सबको पता है, जनता को पता है, आपको भी पता है किसने किया है। जिन्होंने आपको फीड दी थी उनको आप जानते हैं, मुझे क्या बताने की जरूरत है। आपको अपने आप सब आसमान से तो नहीं मिला, आप चलो पब्लिक क्या लगे आगे बता दो किसने दी थी, आप कह दो मैंने दी है। लेकिन आप मसाज करवा रहे हैं। अरे सुन तो ना, मैं उसका जवाब नहीं था। आपको जो फीड दी गई मैंने तो नहीं दी ना, तो किसने दी? बीजेपी ने दी। तो क्लियर बात है, दो ही लोग दे सकते हैं। अब आता है मसाज की बात पे। सर वो तो सूत्र है, कहीं से भी लीक हो, कोई बात नहीं ना। अच्छा, इतने भोले आप भी नहीं, मैं भी नहीं हूँ। बताना मतलब पब्लिक को बताना चाहिए, सब स्पष्ट बताना चाहिए। मेरी जिम्मेदारी थी क्लियर करना। हाँ, मैं बता दी। आपको जो आरोप पार्टी बीजेपी पर लगाना है वो आप लगाइए। नहीं, आरोप नहीं लगा रहा हूँ, देखो उनका काम है, जो जिस तरह का वैसा ही काम करेगा। आपने 2 आरोप लगाए हैं अभी कि आप तो हम मजे कर रहे थे, फल फ्रूट खा रहे थे। मैंने नहीं, जो वीडियो आया था सामने उसके आधार पर सवाल पूछा है। जी देखो पहले तो मैं बता देता हूँ, जो मैं खा रहा था ना, ये सारे बिल हैं उसके, ये यहाँ पे बिल हैं। हर चीज़ ना कैंटीन से मिलती है। अच्छा। वहाँ पे जेल के अंदर यू कैन परचेज अदर देन योर फूड। खाना सरकार देती है आपको, सुबह चाय देती है, 3 बारी ब्रेकफास्ट लंच और डिनर देती है, और दोपहर की चाय भी देती है, बिस्किट देती है, 5 बारी खाना देती है। मेरा नियम था कि मैं मंदिर जाने से पहले अन्न ग्रहण नहीं करता था, तो मैंने 1 वर्ष तक, 1 साल तक मैंने कुछ नहीं खाया। तो मैं कैंटीन से खरीद के वो खीरा, टमाटर, संतरा, केला वगैरह खरीद के खाता था। आप ये कह रहे हैं कि आपने 1 साल तक जेल का खाना खाया ही नहीं? जी नहीं, और मेरा 38 किलो वजन कम हो गया था। और आपने मेरी पहली बार 1 साल के बाद फोटो आई थी, टीवी के ऊपर आई होगी, जब आई थी तो सबको पता लगा था ये आदमी तो सेम नहीं है। 38 किलो मेरा वजन कम हो गया था। आई वॉज नेक्स्ट टू डाइंग, मरने वाला था, परंतु मैंने अपने धर्म के ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं किया था। सारी बात तो कोई बताता नहीं है कि मैं, अच्छा धर्म को हम पॉलिटिक्स में क्यों यूज़ करें। मैं कर रहा तो मैं अपने लिए कर रहा था, मैं किसी और के लिए नहीं कर रहा था। मेरा नियम था तो था, तो मैंने 1 साल अन्न नहीं खाया तो नहीं खाया। परंतु जो जिनके लिए आप कह रहे हैं कि भाई मैं खीरे खा रहा था, टमाटर खा रहा था या संतरे खा रहा था, वो परचेज करके खा रहा था। और वो आपकी धार्मिक आस्था थी? मेरी आस्था बहुतों की है। सही। मैं जैन हूँ, और जैन में के अंदर आपको हजारों लोग ऐसे मिलेंगे जो मंदिर जाने से पहले अन्न ग्रहण नहीं करते हैं। और नॉन जैन भी, हिंदू कितने लोग हैं जब तक पूजा नहीं करते वो नहीं करते हैं, वो नहीं खाते हैं। अब उनका मजाक बनाना ये तो बड़ी गलत बात है। दूसरी बात पे आ जाओ कि धार्मिक आस्थाओं का मजाक उड़ाना ठीक नहीं है। वो धार्मिक आस्था हो सकता सही है, गलत है। मैं हो सकता मैं गलत हूँ, आपकी नज़रों में बिल्कुल गलत हूँ मैं, कि भी ऐसी आस्था गलत है। अरे मेरी धार्मिक आस्था है ना, वो मेरी पर्सनल है ना आस्था, कि मैं मंदिर जाने से पहले अन्न नहीं ग्रहण करता तो नहीं करता। आपको लगता है इससे पूरे के पूरे जो जैन समाज है कहीं ना कहीं उसको आहत किया गया? बहुत बुरी तरह आहत किया गया। आप किसी भी जैन से आप ऐसा कीजिएगा, आप तो टीवी चैनल चलाते हैं, आप पूरे देश में ना 4 जैन से किसी से XYZ से पूछ लीजिएगा। अच्छा। उनको इंसल्ट किया गया। इवन सुप्रीम कोर्ट के अंदर केंद्र सरकार के वकील ने क्या बोला, ये तो जैन है, जैन तो ऐसे उपवास करते रहते हैं, जैनों का क्या है। जब हमारे वकील ने बोला कि वो बुरी हालत है, मर भी सकता है, वो 38 किलो वजन कम हो गया है, कहते तो जैन लोग हैं, इन तो ये उपवास करते रहते हैं, इनका क्या है। ये उन्होंने बोला था, इतना इंसल्टिंग था। किसी भी जैन से जैन से क्यों पूछें, आप किसी भी हिंदू से पूछ लीजिए, उसके इंसल्टिंग था। धर्म के ऊपर इतनी मजाक बनाना ये बिल्कुल ठीक नहीं था। मैंने कभी इस बारे में बात नहीं की, आपने डायरेक्टली कहा तो थोड़ा दुख हुआ, इसलिए मैंने बता दिया। दूसरी बात, अब आप कह रहे मसाज करा रहे थे, अब वो वीडियो ना अपने दर्शकों को दोबारा से दिखाना। मैंने पूरे कपड़े पहने हुए थे, पहली बात। दूसरी बात, मेरी 2 बारी स्पाइन की सर्जरी हुई थी, और डॉक्टर ने मेरे को स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट कहा था कि मुझे झुकना भी मना था, कि आप बेड पे रहेंगे, आपको कुछ नहीं करना है, आपको नीचे उतर के झाड़ू नहीं लगानी, आपको कोई काम नहीं करना है। और मेरे पैरों में और कमर में बेइंतहा दर्द था, बहुत ज़्यादा सीवियर पेन था। मुझे डेली फिजियोथेरेपी लिखी थी डॉक्टर ने, डेली का मतलब हर रोज़ करनी थी। उस जेल में उस टाइम पर हफ्ते में 1 दिन फिजियोथेरेपिस्ट आती थी, बाकी 6 दिन 5 दिन कोई नहीं था। तो जेल वालों ने ही, वहाँ पे जेल के जितने भी काम होते हैं, लोगों को लगता है कि जेल के अंदर स्टाफ काम कर रहा होता है, नहीं। वहाँ पर सेवादार होते हैं, जेल के स्टाफ को छोटे छोटे कामों में ट्रेन करके उनसे काम कराया जाता है। वहाँ पे खाना जो बनाते हैं, जो वहाँ के इनमेट्स होते हैं वो बनाते हैं। नहीं तो जो सफाई कर आपको मसाज जिसको आप कह रहे हैं वो फिजियोथेरेपी की, हाँ वो इनमेट था, हाँ जी, जेल वालों ने इसको कराया था। अच्छा। मैंने थोड़ा कहा था, मैं थोड़ा जानता था किसी को, उन्होंने कहा कि इस आदमी को नॉलेज है, ये आपकी थोड़ी सी एक्यूप्रेशर दबा देगा, आपको पेन से रिलीफ मिले। और मुझे रिलीफ मिला भी था। उस छोटी सी चीज़ को इतना बड़ा बना दिया। अरे भाई कहते हैं जो मसाज कराते हैं, जिन लोगों ने मेरे ऊपर आरोप लगा, उनकी मसाज की फोटो दिखा दो ना थोड़े से। और तिहाड़ जेल में तो रोज होती है, उनकी भी एक्चुअली दिखा दो, आज भी होती है। मत किसकी तरफ इशारा है? बहुतों की होती है। नाम तो दीजिए ना। नाम देखो, मैं इतने कैदियों को जानता नहीं हूँ। अच्छा। पर वहाँ पे जो मसाज कराते हैं वो तेल लगवा के अच्छे से अंडरवियर के अंदर कराते हैं, पूरे खुल के। वहाँ पे कोई मनाही नहीं है। और वहाँ की वीडियो मंगा तो लो आप, वहाँ पे क्या नहीं होता।
अगर सत्येंद्र जैन की वीडियो दी थी तो आप उनसे कहिए, सारे कहते जेल की ना हमारे को 1 हफ्ते की वीडियो दे दो। अच्छा मुझे बताइए, आप जिस तरीके से मतलब आपकी बात से मुझे समझ में आ रहा है कि एक तरीके से बदनाम करने की आपको कोशिश। अच्छा, आपके जो बाकी साथी आए वो ये भी कहते हैं कि बीजेपी तोड़ने की भी कोशिश करती है, तो आपको भी कोई ऑफर वगैरह दिया गया क्या कि आ जाओ बीजेपी ज्वाइन कर लो, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा? आपका अनुभव क्या है इस बारे में? देखो सबको पता है, अगर टूट जाते ना तो 2.5 साल नहीं 2.5 दिन भी ज़्यादा थे। नहीं तो ऑफर दिया आपको कोई ऐसा? तो सबको पता है। नहीं पता ना, मुझे ही नहीं पता, बताइए ना क्या पता है। देखो बीजेपी ने जिसको भी ऑफर दिया, हाँ। ऑफर देना उनका तरीका है, वो सबको देते हैं। आपको दिया? एक्सेप्ट किया नहीं किया बात अलग है। आपको दिया? सबको दिया गया। आपको दिया गया? सबको दिया गया। और क्या ऑफर दिया गया आपको? अब आप उसका नाम पूछेंगे। चलिए नाम मत बताइए, पर ऑफर अरे तो भाई बताइए, देखो क्या होता है, दिया जो गया? ऑफर्स होते हैं कभी भी डायरेक्ट नहीं होते। हाँ। वो कभी ना कभी आपके जानकार के थ्रू आते हैं। तो जेल में जब थे आप तब आपके पास आया था? देखो उससे पहले भी था। अच्छा। बट क्या होता है कि अगर कोई मेरे क्लोज है, मेरे रिलेटिव है या मेरे बहुत क्लोज है, तो मैं उसको तो अब आफत में नहीं डाल सकता। मैं तो जेल से बाहर है, वो अंदर चला जाएगा, फ़ायदा क्या होगा। आपने देख लिया ना कि किसी भी आदमी के लिए जेल जाना या जेल पहुंचाना बहुत आसान काम है। और किसी भी इशू को लोग कहेंगे अच्छा तो तुम हीरो बनते थे, भाई मुझे अंदर करके तो कुछ नहीं मिला उनको, उसे कर देंगे। ऑफर क्या था? पार्टी तोड़ दो, बीजेपी ज्वाइन कर लो, ऑफर क्या था ये तो बताइए। मैं नहीं पूछ रही हूँ कि किसके थ्रू आया या किसने दिया, लेकिन ऑफर हाँ, एक ही था। हाँ, क्या चाहते थे वो, चलो सत्येंद्र जैन को अरेस्ट किया, उनका मकसद क्या, उसके मनीष सिसोदिया किया, संजय सिंह को किया। वो चाहते थे कि सारे टूट जाएं, अरविंद केजरीवाल अकेले बचे। अच्छा, अकेले बचेंगे तो उनको जेल में डाल के उनको सड़ा लेंगे। परंतु जिनको सीढ़ियाँ समझते थे ना वो, कि सत्येंद्र जैन एक सीढ़ी है, मनीष सिसोदिया एक सीढ़ी है, संजय सिंह एक सीढ़ी है, उसके बाद अरविंद केजरीवाल के पास पहुंचना था। सीढ़ी कमज़ोर नहीं है, टूटने वाली सीढ़ी नहीं है, ये टूटेंगे नहीं। ठीक है, आप कह रहे हैं टूटेंगे नहीं, और आप कह रहे हैं कि आप लोगों के जरिए कहीं ना कहीं घेराबंदी करने की अरविंद केजरीवाल की कोशिश थी, उनको अलग थलग वो करना अरविंद चाहते थे। केजरीवाल को घेरने की कोशिश थी। हाँ, अरविंद केजरीवाल को घेरने की कोशिश थी और अरविंद केजरीवाल को अलग थलग करने की कोशिश थी। लेकिन आप सब चुनावी राजनीति में, और जहां से आप लोगों ने चुनावी राजनीति में एंट्री की, एक शरीफ आदमी के लिए जैन साहब आप ये बात मानेंगे कि साहब पुलिस थाने के चक्कर लगाना, जेल जाना बड़ी बेइज्जती का मामला माना जाता है, और आप लोग तो आए थे राजनीति में बड़े इज्जतदार बनकर, कट्टर ईमानदार बनकर, तो डेंट तो लगा। ये जिस तरीके के आरोप लगे, जेल थाने आप लोगों को करने पड़े, इतने दिन सलाखों के पीछे आकर रहे, डेंट लगा? जिस दिन मुझे टिकट मिला था ना 2013 में, 21 जुलाई 2013, उसके 2 दिन के बाद भी मैं जेल गया था। तो जो बात आपने कहा ना, यहाँ पर मेरे फादर बैठे थे, इस टेबल की इस तरफ आप बैठे हैं, वो यहाँ पर बैठे थे। उन्होंने ये कहा था कि शरीफ लोग इलेक्शन नहीं लड़ते, ये लुच्चे लफंगों का काम होता है, शरीफ लोग इलेक्शन नहीं लड़ते। आपने भी वही बात बोली है। उनको लगता था हम इज्जतदार लोग हैं, हम शरीफ लोग, हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। जब 2 दिन के बाद मुझे अरेस्ट किया गया तो मेरा पक्का विश्वास था कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, कि मैं इस उम्र में माँ बाप को, कि उनका बेटा जेल चला गया, इससे बड़ी त्रासदी हो ही नहीं सकती ना। सही बात। कि मिडिल क्लास के लोग हैं, मेरे फादर टीचर थे भाई, मैं खुद आर्किटेक्ट था। एक ऐसी फैमिली में होना कि थाने का किसी ने शक्ल नहीं देखी, पुलिस की शक्ल नहीं देखी, उसको जेल भेज दिया गया। पर मैं 2 दिन के जब वापस आया, मैं सोच के आया था मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। वही फादर जिन्होंने कहा था ना लुच्चे लफंगों का काम होता है, शरीफ लोग इलेक्शन नहीं लड़ते, वो कहते हैं आप पीछे नहीं हटेंगे। बेटा तुमने कोई गलत काम नहीं किया, हम पीछे मत हटना। वो मेरी मदर बहुत धार्मिक थी, बहुत ज़्यादा धर्म को मानती थी, ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, पर उन्होंने पता क्या कहा था, बेटा तूने कोई गलत काम नहीं किया है। उपसर्ग है, उपसर्ग कहते हैं कोई आपके ऊपर आफत आना, कोई अच्छा काम करने के लिए बीच में उपसर्ग आ गया है। उपसर्ग आया है, पीछे मत हटना। मैं जेल में था ना, मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ यही थी। कई बार मैं सोचता था कि मेरे फादर होते तो वो क्या कहते, मेरी मदर होती तो क्या कहती। वो ये कहते कि पीछे नहीं हटे, जो भी होना होना है, जो इस जीवन में आया उसने जाना भी है। ठीक। कोई ऐसा तो है नहीं, इमॉर्टल तो कोई है नहीं, मरना सबने है। मतलब ओखल में सर दे दिया तो मुसल नहीं, से मरने से क्यों डरना। ठीक। तो कोई इस बात से कोई मतलब ही नहीं है ना। अब जो मेरे पिताजी ने जब कहा था कि लुच्चे लफंगियों का काम होता है, तो मैं लुच्चे लफंगों के लिए क्या मैदान खाली छोड़ के हट जाए हम पीछे? इस डर से आपने जो बात कही है ना, आपने दुखती नब्ज पे हाथ रखा है। सारे मिडिल क्लास पढ़े लिखे लोगों का यही दर्द है, कोई भी पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहता। क्यों? कि उन्होंने एग्जाम्पल सेट करके दिखा दिया है कि अगर अरविंद केजरीवाल, सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह सबको अंदर कर सकते हैं ना, तुम भी आ जाओ इलेक्शन, तुम भी सबको करेंगे, तुम्हें किसी को छोड़ेंगे नहीं। मैं हॉस्पिटल में था जब मेरी सर्जरी हुई, 5 डॉक्टर खड़े थे, कहते हैं जैन साहब आपको तो हम सब जानते हैं, आप तो इतने शरीफ आदमी हो, इतने अच्छे आदमी हो। कोरोना के अंदर सबको डॉक्टरों को पता था, पब्लिक को शायद पता ना हो।
एवरी डॉक्टर नोज कि मैं अकेला आदमी था पूरे देश के अंदर, स्वास्थ्य मंत्री था, हर रोज आईसीयू में जाता था पीपी किट पहन के। एक दिन ऐसा नहीं था मैं ना गया हूँ, अपनी जान की जोखिम में डाला। कहते हैं सर हमने ऐसा आदमी नहीं देखा जो अपनी जान की जोखिम में डाल के, अरे मंत्री थे सारे, कहते हैं टीवी पे अपना इंटरव्यू दे देते थे, काम खत्म, घर से बाहर कोई निकलता नहीं था। मैं हर रोज हॉस्पिटल में जाता था। लेकिन वो जो श्रेय आपको दिया जाता है दिल्ली में स्वास्थ्य क्रांति का, मैं बताता हूँ, मैं बस ये जानना चाह रही थी कि अब वो सौरभ भारद्वाज जिनको ये जिम्मेदारी दी गई है वो आए दिन मीडिया के सामने आते हैं और बताते हैं कैसे काम नहीं हो पा रहा है, अधिकारी मैं पहले एक आपका बहुत बड़ा इशू था आपने जो स्टार्ट किया, उसको खत्म करते हैं। 1 सेकंड लगेगा, ठीक है, 1 सेकंड साथ में बस ये इसको भी दे दूंगा। मैंने कहा डॉक्टर साहब मुझे जानते हो? कहते हैं हाँ जानते हैं। आपके मन में कभी तो आया होगा कि सत्येंद्र जैन हमारे जैसा ही है, तो उसमें क्या खास है? एक डॉक्टर साहब बोले कि हाँ जी बिल्कुल लगता था, हम तो आपसे बहुत बड़े बड़े डॉक्टर हैं। मन में तो आता था कि यार जिस दिन 60 साल के हो जाएंगे ना, प्रैक्टिस छोड़ के ना हम भी इलेक्शन लड़ लेंगे। मैंने और क्या सोचा था कि सत्येंद्र जैन मंत्री बन सकता, हम नहीं बन सकते। मैंने बात तो ठीक है। डॉक्टर साहब आप इलेक्शन लड़ोगे? हाथ जोड़ के खड़ोगे? कहते बिल्कुल नहीं लड़ेंगे। क्यों नहीं लड़ोगे? कहते आपका हाल देख तो लिया। आज की डेट में पढ़े लिखे जो देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, इस दलदल में नहीं उतरना चाहते, यही एग्जाम्पल सेट करना चाहते थे वो लोग, परंतु हमने इसको उल्टा सेट कर दिया। आप लोग तोड़ेंगे इसको? नहीं कर दिया ना, हम नहीं टूटे। अगर हम टूट जाते हो कोई नहीं आता। अब कुछ तो दम दिखाएंगे ना। अरे भगत सिंह तो कोई ना कोई तो होंगे, ऐसा तो नहीं है कि सब लोग डरपोक होंगे। अगर भगत सिंह 21 साल की उम्र में फांसी पे चढ़ सकते हैं, तो मेरा एग्जाम्पल देख के, अरविंद केजरीवाल का देख के, मनीष सिसोदिया का देख के कई सारे सामने आएंगे। वो क्यों पीछे हटेंगे? कहते कोई बात नहीं, हमें भेज देना जहाँ भेजना है। जहाँ तक रही अब आपने सौरभ जी वाली बात की है, इन्होंने पूरी कोशिश की हर काम को रोकने की। आपके समय में भी ऐसा होता था या अब ऐसा हो रहा है? देखो मेरे समय में तो सीधा ही कर दिया ना, जेल में भेज दिया। उसके बाद जेल तब तक तो नहीं कर पाए थे, जब सबको जेल में भेजना। जब तक स्वास्थ्य मंत्री आप थे तब तक ऐसा नहीं होता था ना? मतलब ये अभी इतना हाल खराब है कि मोहल्ला क्लिनिक में दवाएं तक नहीं है, फंड ही नहीं रिलीज कर रहे। जब आप स्वास्थ्य मंत्री थे तब क्या था? और तब तो मिल रही थी दवाइयाँ, मिल रही। परंतु ये देखो हालत देखो ना, अगर सबको एक साथ अंदर कर देंगे आप, सरकार चल रही है, सत्येंद्र जैन को भी, मनीष सिसोदिया को, संजय सिंह को, सबको, अरविंद केजरीवाल सबको अंदर कर दिया। फिर कहते हैं अरे यार अब ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा। और सबसे बड़ा काम क्या किया कि सारी ट्रांसफर पोस्टिंग एलजी साहब करेंगे, सब कुछ एलजी साहब के अंडर होगा, सारे अफसरों को डायरेक्शन वो देंगे। मतलब काम रोकने के लिए तो वो जिंदाबाद, जब हम करना चाहें तो उसको रुकवा देते हैं। तो ये ठीक नहीं है, ये तरीका अच्छा नहीं है, और इसको करवाएंगे। अब अरविंद जी भी बाहर आ गए हैं, मैं भी हूँ, मनीष जी भी हैं, सब लोग बाहर आ गए, अब करेंगे इस काम को। वो यमुना वो साफ ही नहीं हो पाई है। वो याद दिला रहे हैं वीरेंद्र सचदेवा जो हैं बीजेपी के अध्यक्ष दिल्ली वाले, वो जाके डुबकी लगा के इतनी गंदी कर रखे। आपको जिम्मा सौंपा गया था, आपको सौंपा गया था ना यमुना सफाई का जिम्मा। अच्छी बात है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप ना इंटरव्यू में पॉइंट लिख के लाए हैं, मैं भी नहीं लिख के दे पाता इतने अच्छे। तो मेरे लिए बढ़िया है, अच्छा पूछ रहे हैं। नहीं आप बताइए ना, आपको जिम्मा सौंपा देखो गया पहली था? बात बताता हूँ, वीरेंद्र सचदेवा जी ने ये तो सिद्ध कर दिया कि पहले जितनी गंदी तो नहीं है। कैसे डुबकी लगा लेते? वो अरे तो दिखा रहे हैं कितनी गंदी और डुबकी लगाई है उसमें। कमाल है, कमाल है, कमाल है। कीचड़ उनके पजामे पर पूरा लगा हुआ है, तस्वीरें अगर आप देखते तो आपको अंदाजा होता है। तो पहले से कम है, फिर भी कम है। आप तभी घुसे उसके अंदर, नहीं घुस ही नहीं सकते थे। हिसाब मांगे वो 8,500 करोड़ का। कौन से 8,000? 8,500 करोड़ कह रहे हैं, केंद्र सरकार ने दिए हैं। आप लोगों ने क्या किया उस पैसे का? 2025 तक साफ करनी थी। देखो ऐसा है, उनको झूठ बोलने से कोई रोक नहीं सकता। कुछ भी जो आरोप लगाए आप पर बीजेपी, मतलब बीजेपी झूठ बोल रही है। दिखाओ कौन से पैसे दिए मेरे को, ला के दिखाओ, कौन सा पेपर है, कौन से पैसे? ऐसे कुछ भी कह दो। 8,500 क्यों? 85,000 करोड़ बोलते हैं, उनका क्या है? कुछ भी बोल सकते हैं। अरे हमने कहा था, उन्होंने नहीं कहा था हमसे यमुना साफ कर देना, हमने कहा था 2020 के इलेक्शन में हमने मुद्दा बनाया था कि हम यमुना को साफ करेंगे। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि यमुना को साफ करके दिखाएंगे हम। बीजेपी ने नहीं कहा था कि हम साफ करेंगे, हमने साफ करने के लिए कहा था, और हमने कहा था हम साफ करेंगे, और डे और नाइट काम कर रहे थे। अरविंद केजरीवाल ने स्पेसिफिकली जिम्मेदारी मुझे दी थी। और यमुना जब साफ़ होने लगी ना, यमुना साफ़ करने के लिए क्या होता है, ये वो नहीं कि कूड़े के थोड़े से उठा दिए और यमुना साफ़ हो गई। यमुना साफ़ करना बिल्कुल टेक्निकल काम है। जितना भी सीवेज आपके घरों से जाता है, उस सारे सीवेज को डायरेक्ट में नाले में ना जाके, उसको डायरेक्ट नाले से यमुना में पहले ट्रीटमेंट प्लांट में जाना चाहिए। दिल्ली के अंदर हज़ारों कॉलोनी ऐसी थी जिसका सीवर लाइन ही नहीं थी। अरे हमने सारी सीवर लाइन डाल दी ना, इट टेक्स टाइम। 70 साल में जो काम नहीं हुआ था हमने करके दिखा दिया 3-4 साल में। अच्छा, अगर आप जेल न जाते तो अब तक यमुना साफ हो जाती? 100%। अरविंद केजरीवाल, सत्येंद्र जैन को अगर जेल नहीं भेजते तो यमुना को साफ हम कर देते अभी तक। 2025 तक? जी पक्का 100%, 100% ठोक के कहता हूँ मैं, और अभी भी कहता हूँ। ठीक है, आपने डिले कर दिया ना, कोई बात नहीं, 2 साल में कर देंगे, अभी करके दिखाएंगे।
लेकिन क्या आपको ऐसा लगता है कि 24 लोकसभा चुनाव जिस तरीके से कांग्रेस के साथ हाथ मिलाया आप लोगों ने चुनाव लड़ा और अरविंद केजरीवाल ने जो पूरा मुद्दा बनाया दिल्ली के अंदर कि अगर दिल्ली के लोग चाहते हैं कि दिल्ली का बेटा दोबारा सलाखों के पीछे ना जाए तो सातों की सातों सीटें हमें जिताओ, और मामला जीरो पर आ गया आप लोगों का, बावजूद इसके कि कांग्रेस भी साथ थी। क्या आपको लगता है कि भ्रष्टाचार के मामले पर दिल्ली की जनता इस बार आम आदमी पार्टी से नाराज है? पहले तो मैं आपको बताऊंगा, देखो जितनी भी सीटें थी हाँ जी, जहाँ पर 5 लाख वोटों से हारे थे ना, बीजेपी वाले 5 लाख वोटों से जीते थे, इस बार वो 50,000 का डिफरेंस रह गया। डिफरेंस जो 5 लाख का था वो 50,000 रह गया है। ठीक है। और दूसरी बात बताता हूँ, देखो समय नहीं मिला हमारे को, इलेक्शन में कंपेन करने के लिए समय चाहिए होता है। अरविंद केजरीवाल को 15-20 दिन के लिए छोड़ा गया था, जेल में थे, बाकी सीनियर लीडर्स जेल के अंदर थे। अरे भी अगर पूरा प्रॉपर टाइम मिलता तो हम सातों से जीत जाते। टाइम नहीं मिला तो दिक्कत रही। तो थोड़ा सा 25 विधानसभा चुनाव दिल्ली 25 में मुझसे पूछने की जरूरत ही नहीं, आप जनता से पूछ लो। आप तो बताओ ना अपना दावा। 100% पिछली बार से कम नहीं आएंगी, 60+। आप ये आज नोट कर लीजिएगा, लिख के रख लीजिएगा, 60 से 70, 70 भी आ सकते हैं, 60 भी आ सकते हैं, 65 भी आ सकते हैं। 60 से कम नहीं आएंगे, 70 से ज़्यादा नहीं आएंगी। और आप चुनाव लड़ेंगे? पार्टी जो कहेगी वो करेंगे। आपके मन में क्या है? वो तो ठीक है, पार्टी के अनुशासित सिपाही है, जो पार्टी कहेगी वो करेंगे, लेकिन आपके मन में देखो, क्या है? इलेक्टोरल पॉलिटिक्स इज नॉट ओनली पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स है समाज सेवा का एक रास्ता, सही। और उसके अंदर सारे लोग पॉलिटिक्स में जाके सारे इलेक्शन लड़ने लगे तो जरूरी नहीं है। सर पार्टी होती है, अलग अलग काम अलग अलग लोगों को देती है, जो भी देगी वो मैं करूँगा। अगर पार्टी कहती है संगठन का काम करना है, संगठन का करूँगा। पार्टी कहती है झाड़ू लगानी है, हमारी झाड़ू बहुत अच्छी है, झाड़ू का प्रचार करेंगे। लेकिन अगर आप जो सलाखों के पीछे रहकर आए, जमानत पर बाहर हैं, वो चुनाव ही नहीं लड़ेंगे, तो अरविंद केजरीवाल अपने लिए तो ये पैमाना रख रहे हैं कि साहब मुझे अगर जनता चुनेगी, जनता जिताएगी तो मैं सीएम की कुर्सी पर बैठूंगा। तो क्या सेम पैमाना सत्येंद्र जैन के लिए अप्लाई नहीं होगा? आम आदमी पार्टी में क्या अलग अलग आप लोगों की ग्रेडिंग है कि अरविंद केजरीवाल के लिए कुछ और नियम, सत्येंद्र जैन के लिए कुछ और नियम? मैंने कब मना किया मैं नहीं लड़ूंगा? अब फिर सीधा कह दीजिए बिल्कुल मैं लड़ूंगा। मैं कौन होता हूँ? पार्टी डिसाइड करेगी ना। मैंने तो इसीलिए कहा कि आपके मन में क्या है। नहीं, देखो क्या होता है, पार्टी का डिसिप्लिन ठीक है, ये कहता है कि जब तक पार्टी डिसाइड नहीं करे आप कैसे कह सकते हो? मैंने ना तो नहीं की ना। ओके। मैंने कब ना किया? ये तो आपको लग रहा है कि मैंने ना कर दिया है। अगर मैंने ना नहीं किया तो उसका मतलब आप निकाल लीजिएगा, जो भी निकाल सकते हैं। मैंने हाँ भी नहीं किया, मैंने ना भी नहीं, हाँ कर नहीं सकता क्योंकि पार्टी ने हाँ नहीं किया अभी तक। जब तक पार्टी नहीं कहेगी कि ये इलेक्शन हमारा कैंडिडेट है, तब तक मैं कैंडिडेट नहीं हूँ, तब तक मैं हाँ नहीं कर सकता। ना मैंने की नहीं है, दैट्स ऑल। और जब सलाखों के पीछे गए थे और अब जब सलाखों से बाहर आए भले ही जमानत पर, तो इस दौरान दिल्ली को कितना बदला हुआ देखा? सीएम भी बदल गए हैं, आतिशी उनके कामकाज को किस तरीके से आंक रहे हैं? पहले तो मैं आपको कहूँगा, भले ही आपने वर्ड कहा, भले ही जमानत पर, इस देश का जो कानून जिस तरह से भी चल रहा है ना, किसी को भी जेल पे डाला जा सकता है और कभी भी डाला जा सकता है। आरोप लगाना सफिशिएंट है, उसका क्राइम करना ज़रूरी नहीं है। अंग्रेज़ों के ज़माने में भी लगभग ऐसा ही था। अब थोड़ा सा उससे भी ज़्यादा अत्याचार बढ़ गया है, उससे कम नहीं है। तब वो भी आरोप लगाते थे, जिस मर्जी को जेल में डाल देते, कानून के हिसाब से डाल देते, ये पक्का है। इल्लीगल किसी को नहीं डालते थे। फांसी दी थी किसको? भगत सिंह को, कानून के हिसाब से दी थी। अब आप तो कहोगे कानून ने फांसी दे दी, काम खत्म। अरे मैं जिंदा हूँ, ये क्या कम है? अगर हमारा संविधान नहीं होता, कोर्ट्स नहीं होती, तो मैं जिंदा भी शायद ना होता। इस रिजीम के अंदर, इस हालात के अंदर अपोजिशन पार्टीज के लीडर्स को जिंदा रहना भी बहुत बड़ी बात है। तो ये कह देना कि भी चाहे जमानत पर, मैंने कौन सा क्राइम किया था? मुझे छोड़िएगा, मेरे पिताजी ने कोई क्राइम किया तो उसकी सज़ा मुझे दे दो। मेरे खानदान में दादाजी ने किया तो उसकी सज़ा लेने को तैयार हूँ मैं। किसी ने कोई क्राइम किया हो तो आरोप लगा दिया, विपक्षी पार्टी दूसरे आपके पोजीशन वाले ने आरोप लगा दिया तो मैं इससे क्रिमिनल नहीं बन गया। मैं घर आया था ना, मुझे सिर्फ जेल में रहते हुए 2 ही गिल्ट थी। मुझे लगता था मैंने अपने परिवार के साथ ऐसा क्या किया। उन्होंने तो कोई पाप नहीं किया। मैंने कहा ना कि मैं एक पार्टी में गया, देश को सुधारने का मेरे को जुनून था, मैं तो मरने को तैयार हूँ। उन्होंने तो कोई पाप नहीं किया था। मेरी वाइफ ने तो कहा था ना, क्यों जा रहे हो, अच्छी हासी लाइफ है हमारी, इसमें क्यों घुस रहे हो? जब मैं घर आया ना, इंटरिम बेल पे जब आया था, मेरी वाइफ कहती है इसमें तुम्हारी क्या गलती है? मेरे बच्चे क्या कहते हैं? पापा वी आर प्राउड ऑफ यू। ठीक है, इस बार मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। पिछली बार मेरे को बहुत दिक्कत थी इस बात की। मुझे लगता था कि यार मैंने अपनी फैमिली को क्या करेगा। उनको तो, उन्होंने तो ऐसा नहीं सोचा था कि उनके लिए तो नहीं होना चाहिए था ऐसे। तो अब कितनी दिल्ली बदली हुई लग रही है, मुख्यमंत्री बदल गई हैं यहाँ पर, उनके कामकाज को कैसे आंक रहे हैं? देखो मैं बताऊँ आपको, मुख्यमंत्री, मंत्री, ये बहुत बड़ी बातें नहीं है, बाहर से देख के लगता है। हमारी पार्टी के अंदर
जनता का काम ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे जो पूरी पार्टी के नेता हैं, अरविंद केजरीवाल हैं, आतिशी जी को वो दिया गया, कमान दी गई या किसी और को दिया, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, काम चल रहा है, ठीक से चल रहा है। आतिशी तो बिल्कुल भारत की भूमिका में आ गई है, मतलब कुर्सी भी खाली वो रखती हैं कि ये मुख्यमंत्री की कुर्सी है और दिल्ली की जनता का काम मैं इसीलिए कर रही हूँ कि वो चुने और केजरीवाल जी को इस कुर्सी पर बिठाए। ये जिस भारत की भूमिका में वो आई है, सही है? नहीं, ठीक तो है भाई, उनको जो काम दिया है वो कर रही हैं भाई। उनको कहा गया कि आपको कुछ समय के लिए, भाई जनता चुनती है अरविंद केजरीवाल को, जनता कहती है कि आपको मुख्यमंत्री बनना है तो बनेंगे, अगर जनता हरा देती है तो नहीं बनेंगे। तो बॉल तो जनता के कोर्ट में है ना, जनता डिसाइड करेगी जनता ने जो जब तक सीएम है तब तक तो सीएम की कुर्सी का सम्मान करें ना, वो तो खाली कुर्सी और कहती है सीएम। अरे नहीं, आपको ऐसा लग रहा है वो कर रही हैं, पूरा काम कर रही हैं, दिन रात काम कर रही हैं, अच्छा काम कर रही हैं। बहुत शुक्रिया सत्येंद्र जैन जी। सत्येंद्र जैन साहब हमारे साथ एबीपी न्यूज़ पर साफ तौर पर कहते हुए कि कहीं ना कहीं जब वो जेल में थे और जिस तरीके के वीडियोज आए, उन्हें बदनाम करने की कोशिश की, उन्हें तोड़ने की बहुत कोशिश की गई और ऑफर्स भी उन तक आए कि साहब अगर बीजेपी में शायद आ जाएंगे तो फिर उनकी परेशानियां खत्म हो जाएंगी, लेकिन वो टूटे नहीं और आगे भी पार्टी के अनुशासित सिपाही के तौर पर काम करते रहेंगे। आने वाले चुनाव में दिल्ली में आम आदमी पार्टी बम्पर सीटों के साथ फिर से सरकार में आएगी और ऐसा अगर हुआ तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ही बनेंगे। तमाम बातें एबीपी न्यूज से कर रहे थे सत्येंद्र जैन साहब को आपने सुना। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.